कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी कौन सा लेगा, कोएंजाइम क्यू लेगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड से भी कोएंजाइम क्यू लेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स थर्ड को, देन कॉम्प्लेक्स थर्ड ट्रांसपोर्ट करेगा कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। उससे पहले एक और मोबाइल कैरियर है, जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कोएंजाइम क्यू को ट्रांसपोर्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, फोर प्रोटॉन पंप रिलीज हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स सेकंड जब कोएंजाइम क्यू को ट्रांसपोर्ट करेगा तो वहां पे इतना एनर्जी जनरेट नहीं होगा कि कोई भी प्रोटॉन वहां पे रिलीज हो, ठीक है। इस तरीके से जब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स फोर्थ में लेके O2 तक जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर NADPH आ रहा है यानी फर्स्ट कंपोनेंट से एंट्री किया है तो टोटल 10 प्रोटॉन पंप्स रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपने सेकंड चैनल से अगर एंट्री लिया है तो टोटल 6 प्रोटॉन पंप रिलीज होंगे। इसीलिए अपन बोलते हैं, अब फिर आप आगे जाके थ्योरी क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलता है कि जो 4 है ना, 4 प्रोटॉन पंप है वो 1 ATP का जनरेशन करेंगे। 4 प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 ATP। जब आपने फर्स्ट वाले चैनल से एंट्री लिया था, ठीक है, NAD ने जब एंट्री लिया था तो टोटल 10 प्रोटॉन रिलीज हुआ, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन मीन्स 2.5 ATP का फॉर्मेशन होगा। FAD अगर एंट्री लेगा तो टोटल 6 प्रोटॉन पंप रिलीज हुए थे, तो उससे कितना ATP जनरेट होगा, 1.5 ATP जनरेट होगा। अपन बोलते ना भाई FAD इज इक्वल टू 1.5, NAD इज इक्वल टू 2.5। लेकिन अभी सिर्फ आपका ATP जब आपने अपन पढ़ेंगे कि मेटाबॉलिज्म वो फूड पढ़ेंगे, ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है डाइट में, आपका ग्लाइकोलिसिस होगा। ऐसा नहीं कि आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया डाइट में अभी इमीडिएटली आपका ATP सिंथेसिस हो जाएगा, नहीं। वहाँ पे क्या होगा, आपका आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है, आपका पाथवे चलेगा, ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद में क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुवेट। पायरुवेट से कहाँ पे जाएगा, वो लिंक रिएक्शन के थ्रू टीसी साइकिल के अंदर आएगा। टीसी साइकिल के अंदर कंपोनेंट्स बनेंगे, NAD बनेगा, सक्सेनाइल कोएंजाइम बनेगा, FAD बनेगा। फिर वो कहाँ पे जाएंगे, टर्सरी मेटाबॉलिज्म जाएंगे, ETC होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज चलेगा और फिर वहाँ पे कंपोनेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर कीमोऑस्मोटिक थ्योरी होगा, फिर आपको जाके ATP का फॉर्मेशन होगा, फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। इमीडिएटली ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट लिया इमीडिएटली आपको एनर्जी मिल जाएगा। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, देन सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, देन टर्सरी मेटाबॉलिज्म। इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में टीसी साइकिल चलेगा, फिर उसके जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे। तो अपना जो ETC था कॉम्प्लेक्स 4 तक हो गया। अब आगे क्या होगा, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ETC के थ्रू आता है कि डिफरेंस बिटवीन इनहिबिटर एंड अनकपलर, ठीक है। इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं, रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। आप कोई सा भी साइकिल पढ़ेंगे, TC साइकिल पढ़ेंगे, यूरिया साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, सबका जो मेन जो सब हेडिंग है कि लोकेशन क्या है उसका, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या है उसके, और उसका रेगुलेशन क्या रहेगा। सम ऑफ द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस इंक्लूडिंग, ठीक है, हार्ट फेलियर है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, GI ट्रैक्ट एंड किडनी डिजीज है, ओवर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन है। डॉक्टर रेफर टू ए लो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल्स विद द प्रेफरेंस ऑफ हाइपो एंड हाइपर because abnormal electrolytes level can result from a cause of various disorders. Their analysis is the key factor in patient's diagnosis and treatment. Electrolyte analysis measure that electrolyte in serum, plasma and urine. Electrolyte panel, electrolyte analyzer measure electrolytes concentration in the body fluid, typically whole blood, plasma, serum or urine specimen. Electrolyte typically measured by an electrolyte analyzer are called electrolyte panel. Sodium, potassium, chloride and bicarbonate. Calcium is the most abundant minerals in the body, is also measured by the many electrolytes analyzer. The concentration of iron, calcium, total calcium or both can be measured in the same body fluid as electrolytes. Sodium is the principal extracellular cation and potassium is the principal of intracellular cation. A cation is an ion with a positive charge, anion have a negative charge. जब भी आपके पास में पेशेंट एडमिट होता है, ठीक है, क्रिटिकल केयर यूनिट में जब भी पेशेंट होता है उसके साथ में एक एनालाइजर लगा होता है जिसको अपन बोलते हैं ABG, आर्टियल ब्लड गैस एनालाइजर। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करवाना है, ठीक है, कुछ पैरामीटर ऐसे जो तो इमीडिएटली होते हैं, जो आपको इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होता है। आपके पास में पेशेंट आ गया, ठीक है, कैजुअलिटी से पेशेंट आया आपके पास में, आप उसको इमीडिएटली डायग्नोसिस करना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन कौन से पैरामीटर अपलो हैं। आप उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, विद इन 15 to 20 मिनट्स में वो क्लोट होगा, फिर आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर उसका सीरम सेपरेट करेंगे अपन, फिर उसको लैब में भेजेंगे, रन करेंगे, तो लॉट ऑफ टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं, एक ABG आर्टियल ब्लड गैस एनालाइजर होता है कि आपने क्या किया, इमीडिएटली पेशेंट का ब्लड लेना आपको और उसमें आपको वैल्यू आएगा जो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड क्या है, PCO2 का लेवल क्या है, O2 का लेवल क्या है, लैक्टेट क्या है, HB कितना है नॉर्मल, वो सब सारी चीज़ें आपके पास में पुटअप होकर आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी पैनल भी बोलते हैं,
भाई सिंपली अगर आपको टेस्ट करवाना होता है लेबोरेटरी में तो क्या प्रोसीजर है, आपके पास में अगर पेशेंट आता था आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद में आपको लगता है कि पेशेंट में भी सफरिंग फ्रॉम थायराइड, पेशेंट में भी सफरिंग फ्रॉम CKD है या फिर लीवर डिजीज, फिर अपन उसके इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। लेकिन इमरजेंसी केसेस में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पेशेंट का हिस्ट्री ले रहे हैं। सपोज कीजिए कोई भी RTO रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आपके पास में पेशेंट आया तो हिस्ट्री बताने वाला तो कोई भी नहीं है। अपन को क्या करना है, इमीडिएटली एडमिट करके अपन उसका ABG एनालिसिस करते हैं सबसे पहले कि क्या क्या है। शुगर उसके अंदर पूरा वैल्यू पुटअप आ जाएगा जो जो आपको इमरजेंसी वैल्यू रिक्वायरमेंट है। शुगर क्या है, पेशेंट सपोज कीजिए कोमा में है तो कोमा में रीजन क्या है उसका, हाइपोग्लाइसीमिया से तो नहीं है, ठीक है। पेशेंट का आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पता चल जाएगा, बॉडी का pH कितना है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन इमरजेंसी पैनल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो अपना टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस बाय ISE मेथड, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। Electrolyte analysis is the group of chemical analytic methods in which a signal is generated by an electrochemical reactions and is used for quantitative determination of a substance. Quantitative and qualitative, ठीक है, आपको सबको अच्छे से पता है, हर क्लास में मैंने पहले भी बताया। क्वालिटी मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव। सपोज कीजिए आपके पास में पेशेंट आया, ठीक है, आपने उसका क्वालिटी चेकअप करवाया कि यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंस है या फिर एब्सेंस है, तो जो क्वालिटी वाला है वो तो क्या बताएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव देगा आपको रिजल्ट। क्वांटिटेटिव वाला क्या करेगा, आपको यूनिट देगा एग्जैक्टली स्पेसिफिक कितना है, 100 है, 200 है, 300 है। उसी के हिसाब से क्या होगा, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइडेड होगा। भाई सपोज कीजिए यूरिन के अंदर अगर 10 mg भी शुगर आ रहा है तो भी उसको क्वालिटी चेकअप वाला तो क्या करेगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि पॉजिटिव वो 10 पे भी दे रहा है और पॉजिटिव वो 200 पे भी दे रहा है। दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है, यूरिन के अंदर शुगर प्रेजेंस है, लेकिन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो चेंज हो जाएगा। 10 आ रहा है उसके ऊपर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट रहेगा, अगर वहीं पे 200 है यूरिन के अंदर आउटपुट है तो ट्रीटमेंट लाइन चेंज होगा। तो अपन बोलते हैं कि जो क्वालिटेटिव डाटा है ना उसके कंपैरिजन में जो आपका क्वांटिटेटिवली डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपसे कोई बताए कि पेशेंट का ब्लड शुगर पॉजिटिव है, ठीक है, एक कहे कि ब्लड शुगर 200 है, दोनों ही केसेस में पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों ही केस में क्या आपका पॉजिटिव है, लेकिन अपने को जो क्वांटिटेटिव डेटा जो पता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी। इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस इन विच चार्जेस ट्रांसफर टेक प्लेस एट द इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। An electrode in contact with the electrolytes represent a half cells and two combined half cells from electrochemical cells. One solution is contained with ISE and referred electrode. The electrochemical potential can be measured across the two test terminal of the cells. अब अपने को क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट मेजरमेंट करना है, ठीक है, कि सोडियम का वैल्यू कितना है, आपके पास में जो सैंपल दिया है पोटेशियम का वैल्यू कितना है। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, दो मेथड करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, आइडेंटिफाई है, अपने को पता है कि जो इलेक्ट्रोड है इसका pH कितना है, ठीक है। उसके सिमिलर में अपन क्या करेंगे, जो आपको टेस्टेड है, जो स्पेसिमेन है, जिसका अपने को रिक्वायरमेंट है, उसके साथ में अपन उसको कनेक्टेड करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, उससे अपन मेजरमेंट करते हैं कि कितना वैल्यू आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल्स एंड ऑप्टिकल सेंसर आर एस्टेब्लिश्ड इन द क्लिनिकल एनालिसिस सिस्टम्स फॉर मेजरिंग ऑफ ब्लड गैस इलेक्ट्रोलाइट्स and metabolites and integrated into chromatography systems. They provided a variety sensitivity and selective means to detect a variety of other analysis such as therapeutic drugs, neurotransmitter, glutathione and homocysteines. Also electrochemical detections has been applied successfully for monitoring coagulation reactions, detecting toxic lead in the blood samples and developing novel ultra sensitive immunoassay scheme. Electrolytes is an electronic conductor, is a contact with the ion conductor. The electrolyte and indicator electrolyte show by the means its potential to activity is the ion in a solution. An electrolyte is an electrical conductor, use a make contact with the non-metal part of critical anode and cathode. What is the anode? Negative electrodes. Cathode is the positive electrodes. ठीक है, basic concept क्या है, पोटेंटोमीटर इज द मेजरिंग ऑफ द इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सच सेल्स कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट सोडियम। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड्स, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड PCO2 इलेक्ट्रोड्स। कंपोनेंट्स ऑफ ISE, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स है विद मेम्ब्रेन एट द एंड ऑफ अलाउ आयन ऑफ इंटरेक्ट टू पास बट एक्सक्लूड द पैसेज ऑफ अदर आयंस। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, ये एक स्ट्रक्चर अपना
कि इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, इंटरनल इलेक्ट्रोड्स हैं, आपका आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड है, सैंपल है का सॉल्यूशन है जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लिक्विड जंक्शन करेंगे अपन, दोनों के बीच में अपन कनेक्टेड करेंगे वायर को और एक साथ में एक डिटेक्टर ऐड कर देंगे। जो डिटेक्टर क्या करेगा, दोनों के बीच में जो भी चेंजमेंट होगा वो आपको डिटेक्टर के अंदर शो करेगा और एक वैल्यू इनपुट करेगा आपका। आपने यूरिन एनालिसिस पढ़ा जिसमें अपन ने पढ़ा कि आपने कीटोन बॉडी पढ़ा, ठीक है। अभी लास्ट वीक में एक कॉल आया डॉक्टर का बायोकेमिस्ट्री लैब में कि सर पेशेंट का कीटोन बॉडी पता करना है। तो मैंने कहा कि कीटोन बॉडी अपन बायोकेमिस्ट्री में नहीं कर रहे, पैथोलॉजी में कर रहे हैं एनालिसिस। तो बोला नहीं सर फर्स्ट ईयर में मैंने ये पढ़ा था कि कीटोन बॉडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। तो कम से कम आप इस एबल तो इस हो जाओगे कि फर्स्ट ईयर में आप ये बोलो कि कीटोन बॉडी आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, है ना। वो अलग अलग लैब का पैनल होता है, सब जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है कि भाई यूरिन एनालिसिस हो पैथोलॉजी में करना है, माइक्रोस्कोपिकल एनालिसिस है तो वो माइक्रो में होगा, और अगर यूरिन के अंदर ही आपको सोडियम का वैल्यू देखना, पोटेशियम देखना, तो बायोकेमिस्ट्री में अपन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया कि आपने एक रेफरल इलेक्ट्रोड ले लिया, साथ में आपको जो आइडेंटिफाई करना वो लिया है, दोनों को आपने कनेक्टेड कर दिया, दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो आपको डिटेक्टर के ऊपर शो करेगा। क्या क्या एडवांटेज है आईएससी के, एडवांटेज ये है कि रिलेटिवली एक तो इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। आयन सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपको रिजल्ट वैल्यू मिलेगा। इट इज अ रियल टाइम मेजरमेंट विच मीन इट कैन मॉनिटरिंग द चेंजिंग ऑफ एक्टिविटी ऑफ आयन विद टाइम एज इट मेजर द एक्टिविटी इंस्टेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन बायोलॉजिकल मेडिकल एप्लीकेशन। इट कैन डिटरमाइन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन्स, नॉट इंटरफेयर बाय कलर एंड टर्बिडिटी इन द सैंपल्स। अपन क्या करते हैं जब सैंपल एनालिसिस करते हैं, ठीक है, आपको आरएफटी लगाना है, यूरिया क्रेटनिन यूरिक एसिड आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, किन किन के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगा। एनालिटिकल अगर अपन करते हैं किसी भी स्पेसिमेन का, तो उसमें क्या होता है, 3 टाइप के एरर पॉसिबल होते हैं, प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल एरर क्या क्या होते हैं, व्हाट इज द प्री एनालिटिकल एरर। प्री एनालिटिकल मतलब ये कि आपने अभी उसका एनालिसिस नहीं किया है स्पेसिमेन का, उससे पहले ही उसमें एरर हो गया। क्या क्या एरर हुआ, हो सकता है कि आपका जो सैंपल था वो ह्यूमोलाइज हो गया, है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि जो पेशेंट था आपको उसका क्या करवाना था, लिपिड प्रोफाइल एस्टिमेशन करवाना था, लेकिन पेशेंट ने क्या किया, पेशेंट ऑलरेडी खाना खा के आया है, ठीक है। तो क्या होगा वहाँ पे, क्या इफेक्ट होगा। अगर आपको लिपिड प्रोफाइल एस्टिमेट करना था पेशेंट का, आपको टीजी का लेवल चेक करना है कि टीजी कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, लेकिन जो सैंपल है वो फास्टिंग नहीं है, तो आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसके अंदर किसका वैल्यू फॉल्स आएगा, किसका, एलिवेटेड आएगा। कौन सा पैरामीटर एलिवेटेड आएगा, ट्राइग्लिसराइड। रीजन, एग्जैक्टली क्या होगा कि आपका उसके अंदर जो VLDL और जो TG है आपने डाइट में लिया है, ठीक है, डाइट में आपने लिया तो TG को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, TG ट्रांसपोर्टेड बाय 2, ठीक है, VLDL एंड काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन कौन सा TG को ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सोजीनस को, एंडोजीनस TG ट्रांसपोर्टेड बाय VLDL। अगर अपन फास्टिंग सैंपल नहीं है आपके पास में और आप उसका मेजरमेंट करेंगे लिपिड प्रोफाइल को, तो TG का वैल्यू इंक्रीज आएगा, ठीक है। और क्या क्या रीजन होंगे वहाँ पे, आपका जो सैंपल रहेगा वो लाइपेमिक रहेगा, मिल्की टाइप में अपीयरेंस रहेगी। अपन क्या करते हैं, आप किस तरीके से सैंपल रन करते हैं, आप ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे वेन के थ्रू, ठीक है, फिर अपन उसको 10 to 15 मिनट्स के लिए स्टेबल करेंगे क्लोट होने के लिए, ठीक है। आफ्टर क्लोटिंग अपन क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, फिर अपन क्या करते हैं उसमें से सीरम सेपरेट करेंगे और उस सीरम से फिर अपन टेस्ट रन करेंगे। तो अगर आपको लिपिड प्रोफाइल करवाना है पेशेंट का तो वो फास्टिंग होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो सीरम रहेगा वो मिल्की रहेगा, मिल्की अपीयरेंस रहेगा। रीजन क्या है मिल्की अपीयरेंस का, काइलोमाइक्रोन है। आपने डाइट में क्या लिया, डाइट लिया आपने, ठीक है, खाना लिया आपने, काइलोमाइक्रोन क्या करेगा, एक्सोजीनस टीजी को ट्रांसपोर्ट करेगा इंटेस्टाइन से, तो काइलोमाइक्रोन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अपीयरेंस ऑफ काइलोमाइक्रोन ड्यू टू काइलोमाइक्रोन, सीरम का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, मिल्की रहेगा। तो दीज आर सम प्री एनालिटिकल एरर है। और क्या क्या हो सकते हैं प्री एनालिटिकल एरर, सैंपल हिमोलाइज हो गया, ठीक है, आपको 10 to 15 मिनट्स तक क्लोट रखना था सैंपल को, सैंपल क्लोट नहीं हुआ, आपने पेशेंट का सैंपल लिया, इमीडिएटली आपने उसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया है, आरबीसी तो रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, और जो हिमोलिटिक फैक्टर वो इंटरफेयर करेगा आपके रिजल्ट में। और क्या क्या एरर हो सकते हैं, स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री का होता है, ठीक है। आपने क्या किया, सैंपल 2 दिन से रखा हुआ लैब में, आपने तीसरे दिन आपको फर्दर आप उसको एनालिसिस के लिए यूज में ले रहे हैं, टेम्परेचर उसका स्टेबल नहीं है, 2 to 8 नहीं है, 37 डिग्री के ऊपर बाहर सैंपल रखा हुआ था, फिर अपन उसको एनालिसिस कर रहे हैं। और क्या क्या होता है प्री एनालिटिकल एरर,
आपने एप्रोप्रिएट वायल का सिलेक्शन नहीं किया है। ठीक है, आपको अगर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करवाना तो अपन कौन सी वायल लेंगे? फ्लोराइड वायल लेंगे। रीजन क्या है फ्लोराइड लेने का? अपने को क्या करना है, अपने को पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करना है। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, आपने सपोज कीजिए पेशेंट का सैंपल अपने कलेक्ट कर लिया है। अब क्या हो रहा है, सैंपल तो अपन ने कलेक्ट कर लिया है, लेकिन जो सेल है, जो आरबीसी है, वहाँ पे कंटिन्यू क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस चल रहा है। ग्लूकोज कंटिन्यू किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरूवेट में, लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब अपने को तो क्या करना है, अपने को तो ग्लूकोज एस्टिमेट करना है, आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको ग्लूकोज का पता करना है। लेकिन आपने जो सैंपल लिया उसके अंदर तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज कंटिन्यू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले तो जो ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन था ना, आपको उसको इनहिबिट करना है। तो उसको इनहिबिट करने के लिए अपन क्या लेंगे, फ्लोराइड लेंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं, अगर आपको पेशेंट का ग्लूकोज एस्टिमेशन करना तो अपन फ्लोराइड वायल सेलेक्ट करेंगे कि जो ग्लाइकोलिसिस था वो इनहिबिट हो जाए और आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना ग्लूकोज का, जो कंसंट्रेशन, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन कितना है ग्लूकोज का, वो अपन आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसके लिए अपन क्या लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड वायल लेते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। तो ये भी क्या हुआ, आपका प्री एनालिटिकल एरर हुआ कि आपने क्या किया, आपको ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करना था, आपने प्लेन वायल के अंदर सैंपल ले लिया। ठीक है, आपको पेशेंट का HbA1c एस्टिमेट करना था या फिर CBC आपको करना है, लेकिन आपने उसके अंदर CBC के लिए अपने को EDTA का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अमोनिया एस्टिमेट करने के लिए आपको EDTA का रिक्वायरमेंट है। तो ये सब सारे कौन से एरर हुए, आपके प्री एनालिटिकल एरर हुए। एनालिटिकल एरर में क्या क्या आ जाएंगे? एनालिटिकल का मतलब ये है कि आपने जो एनालिसिस अपन कर रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट पे अपन कर रहे हैं, उसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ, आपने कंट्रोल नहीं लगाया। कंट्रोल क्या होता है, जानते हैं आप कंट्रोल क्या होता है? अपन क्या करते हैं, जब अपन किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे वर्किंग करते हैं ना, तो आपको क्या होना चाहिए, अपन क्या करते हैं, अपन एक आइडेंटिफाई, जो अपने को पता है कि मेरे पास ये सैंपल है, मेरे पास ये एलिकोट है, इसका मुझे पता है कि शुगर की कंसंट्रेशन इसके अंदर 100 है। मैं वो क्या करूँगा, उसी को इंस्ट्रूमेंट पे रन किया, मैंने देखा कि नियर बाई 100 आ रहा है, 99 आ रहा है, 101 आ रहा है, मीन्स करेक्ट है वो। ठीक है, अगर आ रहा है वो 20 आ रहा है या 40 आ रहा है या फिर 200 आ रहा है, तो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में एरर है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, कंट्रोल रन करते हैं। तो सपोज कीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कंट्रोल रन नहीं किया है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का आपने कैलिब्रेशन प्रॉपर नहीं किया है, आपने इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं किया है, तो क्या होगा, वहाँ पे एनालिटिकल एरर शो करेगा। आपका जो ब्लड ग्लूकोज 100 था वो मे बी डिक्रीज या मे बी इंक्रीज आएगा। तो जो भी सारे एरर आपको एनालिटिकल में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अफेक्टेड कर रहा है, तो वो सारे एरर किस में आएंगे, आपके एनालिटिकल एरर में आएंगे। देन क्या होता है नेक्स्ट, आपका पोस्ट एनालिटिकल एरर। पोस्ट एनालिटिकल एरर क्या होते हैं कि आपने प्री एनालिटिक कर लिया। ठीक है, प्री एनालिटिकल में आपने देखा कि कोई भी एरर नहीं था, आपने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कंट्रोल भी रन किया है, कैलिब्रेशन भी किया है, लेकिन फिर भी पेशेंट्स के पास में जो रिपोर्ट पहुंची है वो गलत पहुंची है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं पोस्ट एनालिटिकल के बाद में? नेम चेंज हो गया आपका। ठीक है, आपको वैल्यू इनपुट करनी है उसके अंदर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में आपको मैनुअल डाला, पेशेंट का शुगर 100 था, ठीक है, आपने उसका 10 ही कर दिया या फिर 1000 हो गया वो। तो ये सब सारे किस में आते हैं, आपके पोस्ट एनालिटिकल एरर में आते हैं। आपने वैल्यू भी इनपुट सही कर दिया, लेकिन जो रिपोर्ट का जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने देखा कि पेशेंट का सिर्फ उसने नाम चेक किया है, पेशेंट का नाम एक वार्ड में XYZ है, दूसरे में भी XYZ है, उसने आपस में रिपोर्टर को इंटरचेंज कर दिया है। तो ये भी किस में आएगा, आपका पोस्ट एनालिटिकल एरर में आएगा। एरर चाहे कोई सा भी हो, प्री हो, एनालिटिकल हो या फिर पोस्ट एनालिटिकल हो, ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकल रहा है कि पेशेंट को सफर करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई प्री एनालिटिकल एरर तो चल जाएगा या फिर पोस्ट चल जाएगा या फिर एनालिटिकल एरर चल जाएगा। ठीक है भाई, अल्टीमेटली अपना जो एम था, अपना एम क्या था कि पेशेंट के पास में रिपोर्ट करेक्ट पहुंचे वो। लेकिन वो तो अगर कोई कहीं पे भी लीकेज है आपका, ठीक है, लेकिन ना कहीं पे भी आपका प्री में हो, एनालिटिकल में या फिर पोस्ट में हो, अल्टीमेटली जो अपना रिजल्ट था उसमें तो अपना हो गया ना। ठीक है, तो ये सब सारे आपका क्या हुआ, एनालिटिकल एरर होते हैं। सेकंड जो अदर थिंग्स, अपनी जो चीज़ थी इंपॉर्टेंट, अपन थे कि जब आप ISE मेथड अगर यूज करते हैं तो आपका क्या होगा कि कोई भी यहाँ पे कलर या फिर टर्बिडिटी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ISE कैन बी यूज एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ओवर ए वाइड टेम्परेचर रेंज। क्रिस्टल मेम्ब्रेन्स कैन ऑपरेट इन द रेंज 0 to 80 सेंटीग्रेड एंड प्लास्टिक मेम्ब्रेन 0 to 50 सेंटीग्रेड। आइडियल फॉर मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल pollution or water quality. Whether the operate simply want to be sure that certain ions is below a particular threshold value or where only the order of magnitude may be required. These are the importance of advantage of ISE ion selected method. मेजरली अपन कौन कौन से आयन करवाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पोटेशियम। क्या क्या रीजन है पोटेशियम इंक्रीज होने के?
मिनरल्स मैंने ही पढ़ाए थे। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोज ऑफ कैल्शियम डिक्रीज कैल्शियम लेवल कब हो जाएगा ब्लड में? क्या क्या रीजन रहेंगे? खड़े हो जाइए आप, वाइट शर्ट। क्या क्या रीजन रहेंगे? आपका ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज किन कंडीशन में रहेगा? causes of decreased blood calcium level, normal range of blood calcium level 8 to 10, ओके। डिक्रीज कब हो जाएगा? बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा कैल्शियम को। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कैसे अब्जॉर्व करता है बॉडी? क्या मैकेनिज्म है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का? ये तो कॉमन रीजन होते हैं। मैंने पूछा कोई भी विटामिन मिनरल आयन की डेफिशिएंसी क्यों है, बॉडी ने अब्जॉर्व नहीं किया, आपने डाइट में नहीं लिया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, या फिर आपकी बॉडी ने रीनल के थ्रू वो रिमूव हो गया। मैं चाहे आपसे कैल्शियम पूछूं, आयरन पूछूं, विटामिन पूछूं, सबका सेम क्वेश्चन है कि सर डाइट में नहीं लिया तो डेफिशिएंसी है। अंडरस्टूड सी बात है। डाइट में ले लिया था, बॉडी ने अब्जॉर्व नहीं किया तो भी डेफिशिएंसी है। बॉडी ने अब्जॉर्व भी करे था लेकिन क्या हुआ, रीनल डैमेज था जिसकी वजह से यूरिन के थ्रू बाहर निकल गया तो भी डेफिशिएंसी है। लेकिन मैंने पूछा क्लिनिकल कंडीशन कब होगा, कब होगा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज, किन किन कंडीशंस में हो जाएगा? फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, ये सारी चीजें क्लिनिकली कोरिलेट करनी पड़ेगी। आप कहोगे कि सर अभी तो आप पूछ रहे थे मिनरल, सीधे विटामिन डी पे चले गए, क्या फंक्शन है? आपने पूछा था कि फ्लोराइड की आपको ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करवाना, कौन सी वायर लेंगे, आप ग्लाइकोलिसिस पे चले गए, लेकिन वो कोरिलेट कर रहा है वहां पे। तो क्या क्या करता है फंक्शंस ऑफ विटामिन डी? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, इंटेस्टाइन, ओके। पीटीएच क्या फंक्शन करेगा? कैल्शियम और विटामिन डी है, दोनों ही क्या करेंगे, इंटेस्टाइन के थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू कैल्शियम को अब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। अगर आपका ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज है तो वहां पे दो मैकेनिज्म होगा। क्या होगा? एक तो ये होगा कि आपका जो पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पीटीएच क्या करेगा, अब कैल्सिट्रायल को एक्टिवेट करेगा। कैल्सिट्रायल और पीटीएच क्या करेंगे, दोनों ही इंटेस्टाइन और रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो कैल्शियम यूरिन के थ्रू रिमूव हो रहा था उसको अब्जॉर्व करेंगे। और क्या होगा वहां पे? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, कौन सा होगा? कैल्शियम क्या होगा, बोन में से रिमूव होगा। ठीक है। और कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है? फंक्शंस ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन आपका ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा। किस मैकेनिज्म के थ्रू करेगा? बोन के अंदर डिपॉजिट कर देगा वो। ठीक है। उस वही ऑस्टियोब्लास्ट, एक ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करेगा, एक ऑस्टियोक्लास्ट को प्रमोट करेगा। अच्छा, अपन जब आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं तो साथ में विटामिन सी क्यों देते हैं? अगर किसी पेशेंट के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, अपन जब उसको आयरन देते हैं सप्लीमेंट में तो साथ में एस्कॉर्बिक एसिड भी देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि अपनी जो डाइट होती है, इंडियन जो डाइट है, अपन क्या करते हैं 20 अगर आपने आयरन इंटेक किया तो आपकी बॉडी 1 mg अब्जॉर्व करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फाइटेनिक एसिड है जो क्या करेंगे, अब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एस्कॉर्बिक एसिड लेना साथ में। एस्कॉर्बिक एसिड क्या करेगा, क्या मैकेनिज्म है एस्कॉर्बिक एसिड का? क्या करेगा? एग्जैक्टली, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा। और आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन ट्रांसफेरिन या फेरेटिन? फेरेटिन। फेरेटिन क्या है? व्हाट इज द फेरेटिन? एंजाइम है, प्रोटीन है, मिनरल से क्या है? आयरन है। फेरेटिन इज एंजाइम, प्रोटीन है, एक्यूट फेजेस प्रोटीन है। ठीक है। फेरेटिन हुआ, ट्रांसफेरिन हुआ, सीआरपी हुआ, आपके एक्यूट फेजेस प्रोटीन है। अपन करवा रहे हैं ना कोविड पैनल के अंदर पेशेंट का करवाते हैं फेरेटिन, IL-6, LDH, CRP। इजी रेशियो रिवर्स कब हो जाएगा? क्या होता है इजी रेशियो? एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन का रेशियो। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड 3.5 to 5.56 समथिंग। ग्लोबुलिन का रेशियो रिवर्स कब हो जाएगा? मल्टीपल माइलोमा में। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, अपन इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? अपन करवाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, सबसे पहले कौन सा बैंड बनेगा? अल्फा बैंड बनेगा एल्ब्यूमिन के लिए। ठीक है। फिर क्या होगा, वहां पे जो ग्लोबुलिन है अल्फा 1 2 3, बीटा 1 2 3 और फिर गामा ग्लोबुलिन का बनेगा।
लेकिन क्या होता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर क्या होगा, एम टाइप का बैंड बन जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपका जो एजी रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए नॉर्मल पैटर्न क्या था, नॉर्मल पैटर्न ये था कि एल्ब्यूमिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, ग्राफ डिक्लाइन में है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा में, ऑन्को के पेशेंट में, कैंसर के पेशेंट में क्या होगा कि वहाँ पे जो गामा ग्लोबुलिन है उसका भी लेवल क्या हो जाएगा, शुरू में तो इंक्रीज है, नॉर्मल चल रहा है, फिर उसके बाद में फिर इंक्रीज हो जाएगा, तो एक एम शेप का बनेगा, तो इसको अपन बोलते हैं एम बैंड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके पास में नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा कि आप एम बैंड के बारे में लिखिए। ठीक है, या फिर जो मल्टीपल माइलोमा में कौन सा प्रोटीन से इंक्रीज हो जाएगा, एजी रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। फंक्शंस क्या क्या करता है एल्ब्यूमिन, फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन कर रहा है मेन तौर, ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में फंक्शन परफॉर्म करेगा।